देश में 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है और इस समय अगले 5 साल किसकी सरकार होगी उसके लिए चुनाव चल रहा है। जनता को तय करना है कि वो देश की बागडोर किसे सौंपना चाहती है। इस बीच चुनावों को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बड़ा खुलासा किया है। मलिक ने कहा है कि इस बार मोदी सरकार को हराना बहुत जरूरी है। अगर मोदी फिर केंद्र में आए तो लोगों से वोट डालने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। तो आखिर क्यों देश के लोकतंत्र के लिए मोदी और बीजेपी को बड़ा खतरा बता रहे हैं सत्यपाल मलिक, इसी पर होगी आज बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं मलिक के दावे की। सत्यपाल मलिक मोदी सरकार को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे करते रहे हैं और अब उन्होंने बड़ा दावा कर दिया है। मलिक का दावा है कि अगर मोदी सरकार फिर से सत्ता में आई तो देश के युवाओं और बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इस बार अगर देश मौका चूक गया तो फिर आपको कभी भी वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक्स पर लिखा कि सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है कि इस बार चुनावों में आप सभी जाति धर्म को छोड़कर भाजपा के खिलाफ जाकर उसे बुरी तरह से हराने के लिए वोट करें। सत्ता में बैठे लोग देश को खोखला करने में लगे हुए हैं। चंद पूंजीपतियों के हाथों सारा देश लुटवाया जा रहा है। युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है। सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूलों को भी मोदी सरकार बंद कराने पर तुली हुई है। अगर आप अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बनाना चाहते हो, महंगाई से छुटकारा पाना चाहते हो, अच्छे रोजगार चाहते हो, इस देश को बचाना चाहते हो, तो इस मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंको। मलिक ने आगे कहा कि अगर इस बार आप ये मौका चूक गए तो फिर आपको कभी वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। देश के लोकतंत्र पर आए संकट का जिक्र करते हुए मलिक ने कहा कि आज सत्ता के खिलाफ बोलने वालों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। मलिक ने कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि लोकसभा चुनावों से पहले ये लोग दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे। सत्यपाल मलिक ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि गद्दी पर बैठा तानाशाह डरपोक आदमी है जो देश की सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मलिक ने कहा कि सच्चाई यह है कि मोदी जी बहुत डरे हुए हैं। मोदी जी एक कायर आदमी हैं। उनको पता चल चुका है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में हाथ से सत्ता जा रही है। इसलिए विपक्षी एकता गठबंधन को तोड़ने के लिए मोदी सरकार विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों, सांसदों, विधायकों, सच्चे पत्रकारों पर सरकारी एजेंसियों के छापे मरवा रही है और उनको गिरफ्तार कर जेल में डाल रही है। दरअसल पहले दावा किया जा रहा था कि चुनावों का ऐलान होने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों की सक्रियता थम जाएगी। आचार संहिता लागू होने के बाद सब कुछ चुनाव आयोग के अधीन आ जाएगा। ऐसे में आयोग विपक्षी दलों को प्रचार करने के लिए समान अवसर देगा, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा। केंद्रीय जांच एजेंसियों की सक्रियता कम होने की जगह बढ़ गई है और निशाने पर विपक्ष के सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बने हुए हैं। पिछले 2 महीनों में ही 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया। सोरेन ने तो ईडी की हिरासत में पहुंचते ही सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने के फैसले पर अड़े हुए हैं और वो अपनी बात को साबित भी कर रहे हैं। मलिक ने दावा किया कि मोदी सरकार में देश की हालत बेहद खराब हो गई है। वैसे यह दावा सिर्फ सत्यपाल मलिक का ही नहीं है, बल्कि दूसरे तमाम दिग्गज भी इसी तरह का दावा कर रहे हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल खड़े किए, तो दुनिया भर की एजेंसियों ने भी सवाल खड़े किए हैं। दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार की नीतियों के चलते देश के युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि भारत में शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी बढ़ी है। पिछले 22 साल में माध्यमिक या उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ी है। सन 2000 में सभी बेरोजगारों में शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी 52.2% थी, जो 2022 में बढ़कर 65.7% हो गई। शिक्षित बेरोजगार युवाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 76.7%, पुरुषों की 62.2% की तुलना में ज्यादा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट IHD की तरफ से जारी इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 से भारत में बेरोजगारी के विभिन्न पहलुओं को बताया गया है। चुनावी माहौल के बीच आई ये रिपोर्ट खुलासा करती है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या युवाओं, खासकर शिक्षित युवाओं और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं में तेजी से बढ़ रही है। भारत में काम की तलाश में लगे कुल बेरोजगारों में 83% युवा हैं।
लगभग 90% श्रमिक अनौपचारिक काम में लगे रहते हैं, जबकि नियमित काम का हिस्सा जो 2000 के बाद लगातार बढ़ रहा था, 2018 के बाद कम हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्कफोर्स में शामिल कुल लोगों में से केवल एक छोटा सा हिस्सा सामाजिक सुरक्षा के दायरे में है। इससे भी बुरी बात तो यह है कि ठेकेदारी प्रथा में वृद्धि हुई है। केवल कुछ प्रतिशत नियमित कर्मचारी ही दीर्घकालिक अनुबंधों के दायरे में आते हैं, जबकि भारत फिलहाल डेमोग्राफिक डिविडेंड के तौर से गुजर रहा है। इस रिपोर्ट ने राहुल गांधी के उस दावे पर भी अपनी मुहर लगा दी है, जिसमें राहुल ने देश के दलित और आदिवासी के साथ ही ओबीसी वर्ग की समस्याओं को सामने रखते हुए कहा था कि देश में इनकी स्थिति सबसे खराब है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में आरक्षण व्यवस्था के बावजूद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अभी भी बेहतर नौकरियों तक पहुंच के मामले में पीछे हैं। अपनी आर्थिक आवश्यकता के कारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की काम में भागीदारी तो है, लेकिन वे कम वेतन वाले, अस्थायी, आकस्मिक वेतन वाले काम और अनौपचारिक रोजगार में अधिक लगे हुए हैं। यानी साफ है कि मोदी सरकार रोजगार देने के मामले में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। यह सवाल विपक्ष का हर नेता उठाता रहा है। ऐसे में पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी साफ कह दिया है कि मोदी सरकार को अब जाना ही होगा और देश की जनता मोदी सरकार का भविष्य तय कर दे, क्योंकि इससे देश की जनता का भी भविष्य जुड़ा हुआ है। देश में इस समय आम चुनाव चल रहे हैं। 4 जून को परिणाम सामने आ जाएंगे। चुनाव परिणाम के साथ यह तय हो जाएगा कि देश की जनता ने अगले 5 साल के लिए किसे सत्ता सौंपी है। जिस तरह के हालात इस समय दिखाई दे रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि केंद्र में मोदी सरकार की वापसी बेहद मुश्किल दिखाई दे रही है। देश की आर्थिक स्थिति हो, महंगाई का मामला हो या फिर रोजगार का, हर मामले में मोदी सरकार फेल हो रही है। बीजेपी को रोकने के लिए इस बार विपक्षी दलों ने मजबूत गठबंधन भी तैयार किया है और शायद इसी डर से केंद्रीय जांच एजेंसियों की सक्रियता चुनाव में ज्यादा दिखाई दे रही है। और यह सक्रियता सिर्फ विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ ही दिखाई दे रही है। सत्ता पक्ष के नेता या फिर वैसे नेता जिनके खिलाफ जब ईडी ने कार्रवाई शुरू की तो वो विपक्षी दल में थे और कार्रवाई होने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए, उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई भी रुक गई है। ना तो उन्हें अब ईडी का डर है और ना ही ईडी के समन उनके पास आ रहे हैं। कांग्रेस तो पहले ही साफ कर चुकी है कि जैसे ही केंद्र की सत्ता में वो आएगी तो सबसे पहले केंद्रीय जांच एजेंसियों को स्वतंत्र किया जाएगा। केंद्रीय जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता बेहद जरूरी है, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि केंद्र में विपक्षी इंडिया गठबंधन की सरकार बने। सरकार किसकी बननी है, यह जनता को तय करना है। देश में इस बार 7 चरणों में चुनाव हो रहा है और 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग है। ऐसे में जनता क्या फैसला लेती है और किसके पक्ष में वो फैसला सुनाती है, इसके लिए 4 जून तक का इंतजार है। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।